अभी कलयुग का एक नया अंक ऋतु ऋचा के साथ। साथियों, जीवन साइकिल की सवारी जैसा है। बेशक इस सफर में चलने का अपना सुख है और गिरने के अपने मायने, लेकिन गति के साथ संतुलन, दिशाओं के साथ दृष्टि और मंजिलों के साथ मोड़ को साधना एक कला है, एक आर्ट। तो क्यों ना इस बार का सफर इन्हीं दो पहियों पर तय किया जाए और सीखे जाए जिंदगी के गुर और सुनी जाए कुछ अनोखी कहानियां। साथियों, इस बार का अंक आया है साइकिल पर सवार होकर और इसके पहले मोड़ पर है कलयुग के नाम इस बार का संदेशा। क्या दुनिया वार्ड नंबर 6 में तब्दील हो रही है? वार्ड नंबर 6 से निकलकर हम चलेंगे उस पुरानी गली में जहां महक रही है तरानाए हिंद के शायर इकबाल की एक नज़्म। अगले मोड़ पर होगा रिफ्यूजी कैंप और उसके आगे एक ऐसा घर जो शार्क के मुंह में तब्दील होता जा रहा है। साथियों, साइकिल पर सवार इस सफर में आगे होगा किस्सा कैनवास का और इसके बाद जुगलबंदी शब्द और चित्र की। जुगलबंदी से आगे निकलकर मिलेंगे कलाकार एगॉन सिचले से और सुनेंगे एक अधूरे पिता का पूरा फसाना। एगॉन से मिलने के बाद चार्ल्स डिकेंस के साथ छोटी सी बड़ी कहानी को जीने के लिए चलेंगे एक अनोखी यात्रा पर और इसके आगे होगा एक नया पड़ाव जो अब मिलेगा हर अंक में। होंगे वे अंतिम शब्द जो किसी जिंदगी का आखिरी संवाद बन गए। और फिर ब्रेक लगाने से पहले हम गांठ बांध लेंगे इस बार की नसीहत। तो आइए शुरू करते हैं सफर और पलटते हैं पहला पन्ना। साथियों, जीवन अनगिनत पगडंडियों को रौंदता आगे बढ़ता रहता है, कभी मंजिल तो कभी कारवां की तलाश में। देखा जाए तो इस यात्रा में चेहरों और वक्त के अलावा कुछ भी तो नहीं बदलता। वही दिन से रात की ओर बढ़ती घड़ी की टिक टिक, और इस सब के बीच समय कहीं नहीं जाता, बस हम चलते जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं वार्ड नंबर 6 की ओर तो नहीं? हादसे, दर्द, घुटन सारे वही हैं केवल। अब के किरदार किसी और कहानी में हूँ मैं। चेखव की एक कहानी है, वार्ड नंबर 6। इस कहानी में हम दो पात्रों से मिलते हैं, रेगिन और ग्रोमोव। रेगिन डॉक्टर है और ग्रोमोव मरीज। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रोमोव पागल है, लेकिन उसकी बातें उसे सयाना साबित करती हैं। वो रेगिन से कहता है, देखो डॉक्टर, हर ओर कैसी घुटन है। जो काबिल हैं वे निष्क्रिय और दुराग्रही हैं, और जो नाकाबिल हैं वो बेवकूफी और बेरहमी से भरे हैं। वो कहता है, डॉक्टर जानते हो,
दुनिया में इतनी घुटन क्यों है? ये घुटन इसलिए है क्योंकि लोग नशे, दिखावे और झूठ में घिरे हैं। वो पूछता है, बताओ डॉक्टर, इतनी घुटन के बावजूद कोई चीखता क्यों नहीं? इतनी खामोशी क्यों है? लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ब्याह रचा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, खुद को लगातार खबरों की ओर ढो रहे हैं, पर जीवन की इस घुटन को नहीं सुन पा रहे। तब रेगिन उससे कहता है कि अगर सुखी रहना चाहते हो तो हर घुटन को, हर बुराई को इग्नोर करो। लेकिन इग्नोर करते करते रेगिन एक रोज खुद वार्ड नंबर 6 का मरीज बन जाता है। कई बार लगता है जैसे 125 साल पहले लिखी गई ये कहानी हमारे बीच लगातार जीती रही है। हमारा समाज लगातार उस वार्ड नंबर 6 में तब्दील होता गया है, जहां जिंदगी को दमघोटू मशवरों से भर देने वाले रेगिनों की तादाद ज्यादा है और जो ग्रोमोव हैं उन्हें जबरन रेगिन बनने की राह पर घसीटा जा रहा है। हम में से जो ग्रोमोव हैं वो फ्रस्ट्रेशन और गुस्से से भरे घुटन घुटन चिल्ला रहे हैं, और जो रेगिन हैं वे अब तक अपनी शुतुरमुर्गी सोच में धंसे हैं। इस पूरे दृश्य में जो सबसे ज्यादा कराहती हुई चीज है वो है मन। और इस मन की मुश्किल ये नहीं कि वो अंधेरे में है, मुश्किल ये है कि उसने अंधेरे को उजाला मानकर जीना सीख लिया है। पिछले दिनों जॉर्ज फ्लॉयड को मरते हम सब ने देखा। उसके चंद ही रोज बाद एक हथिनी को, और उसके बाद सुशांत। लेकिन घुटन से मरने वाला न फ्लॉयड अकेला आदमी था, न सुशांत, न वो हथिनी ही इंसानी वहशीपन की अकेली शिकार थी। जिसे हम इतिहास कहते हैं, उसके तमाम पन्नों पर घुटन से दम तोड़ती गई जिंदगियों की कहानियां दर्ज हैं। और जिसे हम वर्तमान कहते हैं, वहां भी हर जिंदगी अपनी अपनी तरह की घुटन लिख रही है। और अब ये घुटन हमारी जिंदगी में ऐसे फिट है जैसे बीतते दिनों के साथ चुभता हुआ जूता हमारे पैरों में फिट हो जाता है, और फिर दर्द होते हुए भी नहीं होता। इस मिसफिट जूते से चलते हुए हम कभी कभार कराह तो लेते हैं, पर इसे उतार फेंकने की नहीं सोचते। आखिर इस जूते को उतार फेंकने में जोखिम है। इंसानी इतिहास का ये क्षण यह समझ लेने का सबसे सही समय है कि हमारी त्रासदी कुछ और नहीं, खुद हम ही हैं। इसीलिए ये जो हमारे भीतर बाहर उफनती हुई घुटन है, उसे बाहर आने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि इस वक्त जबकि जिंदगी ने जिंदगी की भंगुरता का सबक सामने खोल रखा है, कम से कम इस वक्त तो हम जोखिम उठाएं और जिंदगी के पांव से इस दुखते जूते को उतार फेंकें।
साथियों, ज़िंदगी किसी को एक जगह ठहर जाने की इजाज़त नहीं देती। ज़िंदगी के लिए रफ्तार ज़रूरी है और रफ्तार के लिए रास्ते। लेकिन हमने सिर्फ रफ्तार चुनी, रास्ते कहाँ देखे। अगर रास्ते देख लिए होते तो शायर को याद न दिलानी होती ये बातें। सुहानी नुमूदे जहां की घड़ी थी, तबस्सुम फिशा जिंदगी की कली थी। कहीं महर को ताजे जर मिल रहा था, अता चांद को चांदनी हो रही थी। स्याह पैरहन शाम को दे रहे थे, सितारों को तालीम ताबिंदगी थी। कहीं शाखे हस्ती को लगते थे पत्ते, कहीं जिंदगी की कली फूटती थी। फरिश्ते सिखाते थे शबनम को रोना, हंसी गुल को पहले पहल आ रही थी। अता दर्द होता था शायर के दिल को, खुदी तिश्ने काने मये बेखुदी थी। उठी अव्वल अव्वल घटा काली काली, कोई हूर चोटी को खोले खड़ी थी। जमी को था दावा कि मैं आसमां हूं, मकां कह रहा था कि मैं लामकां हूं। गरज इस कदर ये नजारा था प्यारा कि नजारगी हो सरापा नजारा। मलक आजमाते थे परवाज अपनी, जबीनों से नूरे अजल आशकारा। फरिश्ता था एक, इश्क था नाम जिसका, कि थी रहबरी उसकी सबका सहारा। फरिश्ता के पुतला था बेताबियों का, मलक का मलक और पारे का पारा। पै सैर फिरदौस को जा रहा था, कज़ा से मिला राह में वो कज़ारा। ये पूछा तेरा नाम क्या, काम क्या है, नहीं आंख को दीद तेरी गवारा। हुआ सुन के गोया कज़ा का फरिश्ता, अजल हूं मेरा काम है आशकारा। उड़ाती हूं मैं रखते हस्ती के पुर्जे, बुझाती हूं मैं जिंदगी का शरारा। मेरी आंख में जादुए नेश्ती है, पयामे फना है इसी का इशारा। मगर एक हस्ती है दुनिया में ऐसी, वो आतिश है मैं सामने उसके पारा। शरर बन के रहती है इंसान के दिल में, वो है नूर मुतलख की आंखों का तारा। टपकती है आंखों से बन बन के आंसू, वो आंसू की हो जिनकी तलखी गवारा। सुनी इश्क ने गुफ्तगू जब कज़ा की, हंसी उसके लब पर हुई आशिकारा। गिरी उस तबस्सुम की बिजली अजल पर, अंधेरे का हो नूर में क्या गुजारा। बका को जो देखा फना हो गई वो, कज़ा थी शिकारे कज़ा हो गई वो। इस नज़्म के शायर ने मुल्क का वो दौर देखा था जब वो दो टुकड़ों में टूट रहा था और तमाम लोग कल तक जिसे अपना घर कहते आए थे वो रातों रात बेघर होकर शरणार्थियों में तब्दील हो गए। रिफ्यूजी होना क्या होता है
ये वही दिल जान सकता है जिसने ये जाना हो कि घर क्या होता है। आइए रुख करें एक रिफ्यूजी कैंप की ओर और समझें रिफ्यूजी होने के मायने। दो 2014 की शुरुआत की बात है। मैंने पहली बार सीरिया जॉर्डन की बॉर्डर की ओर रुख किया, ज़ातारी रिफ्यूजी कैंप की ओर। हमारे पहुंचने से एक हफ्ते पहले ही एक सर्द तूफान उस कैंप को ठोकर मारते हुए गुजरा था। तमाम टेंट धराशायी होकर इधर उधर बह रहे थे और रिफ्यूजी एक बार फिर बेघर होने की यातना को झेल रहे थे। उनके पास जो थोड़े से कपड़े और खाने का सामान था वो सब बर्बाद हो चुका था। हम इमरजेंसी रिलीफ ट्रिप के तहत उन्हें स्वेटर, जैकेट, राशन, पोर्टेबल हीटिंग यूनिट और दवाइयां देने के लिए आए थे। रिफ्यूजी कैंप रिहायशी इलाके से दूर था। कटीले तारों की ऊंची बाड़ उसे चारों ओर से घेरे हुए थी। जब हम कैंप पहुंचे, गार्ड ने हमें अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। हमने गार्ड को अपने सीरियाई पहचान पत्र दिखाए, उसे कई तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पास राइफल का दम था और वो नहीं माना। सो हम बाड़ के दूसरी ओर धूल भरी सड़क पर बैठ गए और इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में हमने देखा कि गल्फ स्टेट के रईस धर्मात्माओं से भरी एक के बाद दूसरी लग्जरी कार आती गई और गार्ड बिना सवाल उनका इस्तकबाल करता गया। लेकिन हम जैसे लोग जो पैदल पहुंच रहे थे, जो सीरिया के थे और जिनके पास अपने बैग्स के अलावा और कोई सामान नहीं था, उन्हें अंदर दाखिल करने से मना किया जा रहा था। मेरे पास एक और आदमी बैठा हुआ था और हमारे बीच उसकी बेटी, यही कोई 7-8 साल की बच्ची। उसे प्यास लगी थी। उसने पानी मांगा, लेकिन आदमी ने पानी की जगह उसे नसीहत थमा दी कि उसे सख्त जान होना चाहिए। बच्ची चुप हो गई, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने फिर से पानी मांगा और फिर से वही जवाब मिला। चौथी बार जब लड़की ने फिर से पहलू बदला तो पिता उठ खड़ा हुआ, बोला, देखता हूँ, गार्ड से पूछता हूँ। पानी के बदले में गार्ड राइफल के बट से उसे पीटने लगा। मैं पलट कर बैठ गई। जो हो रहा था न मैं उसे देख सकती थी, न तस्वीर ले सकती थी और न लिख सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि पानी मांगने पर एक बेघर इंसान को राइफल से मारना किसी तौर पर नरक में भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। उस आदमी की बीवी अपने पति पर रहम करने की गुहार करने लगी। तभी एक और लग्जरी कार आई। पीछे की सीट पर बैठे आदमी ने खिड़की का शीशा नीचे किया और अपना कैमरा उठाकर तस्वीर उतारने की कोशिश करने लगा। वो गरीब रिफ्यूजी औरत की तस्वीर लेना चाहता था और मैं उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहती थी। अचानक मुझे समझ आया कि कैमरे के उस पार होने का क्या मतलब होता है। लोगों को उनके दर्द से निकलने में मदद करने की बजाय वे दर्द भरे लम्हों को कैद करना और उसे अपने फ्लैश ड्राइव में महफूज रखना चाहते हैं, ताकि बैंक्वेट डिनर्स के दौरान उन्हें शो करके वाहवाही और पैसा कमा सके। मुझे याद आया, कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझे बताया था कि एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने उससे कहा था कि वो दुपट्टे से अपना चेहरा ढक ले, क्योंकि वो उसकी दर्द भरी नीली आंखों की तस्वीर लेना चाहता था। चालाक जर्नलिस्ट के लिए उस लड़की की आंखों में उतरा गुस्सा आज नगण्य होकर रह गया है। तभी हमें भी आखिर कैंप में दाखिल होने की इजाजत मिल गई। मैंने देखा कि इस बीच एक और कार
रिफ्यूजी कैंप के नज़दीक आ पहुंची। यानी एक और रईस धर्मात्मा, एक और विदेशी। कैंप की एक लड़की ने मुझे इन आदमियों के बारे में बताया। वो लोग पैसा देकर बीवियों का जुगाड़ करने आते हैं और छुट्टियां खत्म होते ही, यानी हद से हद 1-2 हफ्ते में ही उनको तलाक थमा दिया जाता है। उसने कहा वे लोग इस डर से छिप जाती हैं कि कहीं वे पकड़ न ली जाएं। उस इलाके में मैंने छोटी छोटी ब्राइडल शॉप्स देखी। एक छोटी सी लड़की को उसकी माँ और उसकी बड़ी बहन एक चमकीला नीला लिबास पहनाने की कोशिश कर रही थी। लड़की उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये शादी उसके लिए कैंप से बाहर निकलने की टिकट थी। लड़की की माँ उसे समझाने लगी कि वो उसे प्यार करने लगेगी और फिर से वे उसे जबरन उस लिबास या कहें कि उस रिश्ते में फिट करने की कोशिश करने लगी जिसमें फिट न होने की वो दुआ कर रही थी। वहीं पर एक औरत ने मुझे अपना बेटा दिखाया जो चीख चीख कर तमाशा खड़ा किए था। वो लड़का अपने खौफनाक कल को भूल नहीं पा रहा था। वो मुझसे पूछ रही थी कि उसके बेटे को क्या हुआ है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं कुछ करना चाहती थी, लेकिन हमारे पास सिर्फ शरीर का दर्द मिटाने की दवाएं थी। मन का दर्द मिटा सके ऐसी कोई दवा हमारे पास नहीं थी। मैंने उस माँ के सामने हाथ जोड़ दिए। माफी के अलावा और मैं कह भी क्या सकती थी। एक लड़की मुझे टेंट में एक और ले गई। उसने मुझे वो सब बताया जो सीरिया में उसके साथ हुआ। उसे और दूसरी कई लड़कियों को सीधे यूनिवर्सिटी कैंपस से या घरों में से उठा लिया गया था। उनमें से कुछ ने सुसाइड कर लिया और जो नहीं कर पाई उनके जिस्म और ज़हन को घाव मिले। उसने मुझे अपने घाव दिखाए। घर वाले उसकी वजह से शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे। उसने कहा कि परंपरागत कबीलों और कस्बों में उस जैसी लड़कियों के लिए कोई भविष्य नहीं होता। उसने मुझसे धीमे से पूछा कि क्या मैं किसी सर्जन को जानती हूँ, कोई ऐसा डॉक्टर जो उसके जिस्म के घाव भर दे, उसे पहले जैसी बना दे ताकि कोई कुछ न जान सके और वो सब कुछ भुलाकर शादी कर सके। मैंने कहा मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, पर मेरी टीम के लोग उसकी और उसके जैसी दूसरी लड़कियों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उसने कांपते हुए मना कर दिया। बोली वे सबके सब मर्द हैं और लोकल भी। अगर उन्हें सर्जरी करनी पड़ी तो सबको पता चल जाएगा। मुझे लगा कि मैं पैरालाइज हो गई हूँ। क्या कर सकती थी मैं। चलते वक्त उसने मुझे कागज का पुर्जा दिया जिसमें अरबी में एक नंबर लिखा था। उसने वो पुर्जा मेरी जेब में रख दिया। मुझे आज भी याद है, चलते चलते भी उसने मिन्नत की थी कि मैं उसे भुला न दूं, उन लड़कियों को भुला न दूं जिन्हें नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक सर्जन की सख्त जरूरत है। उसकी वो मिन्नत मुझे आज भी सुनाई देती है और मैं खुद को वैसा ही पैरालाइज महसूस करती हूँ जैसे उस वक्त किया था।
रिफ्यूजी महज एक जगह छोड़कर नहीं जाते, उन्हें छोड़नी होती हैं हजारों यादें, क्योंकि घर महज एक जगह भर नहीं होता, घर जिंदगी की पहली और अंतिम लोरी भी होता है। जिंदगी कहीं भी जाए, उसके दामन से इस लोरी की गूंज कभी नहीं छूटती। आइए आगे चलें एक छूटे हुए घर की ओर। ऐसे ही कौन छोड़ता है घर? कोई नहीं। ऐसे ही कौन छोड़ता है घर? कोई नहीं। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि घर शार्क का मुंह न बन जाए। सरहदों की ओर तुम केवल तब भागते हो जब देखते हो कि पूरा शहर, पूरा का पूरा शहर ही भागा जा रहा है। तुम केवल तब भागते हो जब देखते हो कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे कहीं तेज भागा जा रहा है। तुम भागते हो जब देखते हो कि वो लड़का जो कल तुम्हारे साथ स्कूल जाता था और जिसने चूमा था तुम्हें पुरानी टिन फैक्ट्री के पीछे, वो अपने से कहीं बड़ी बंदूक उठाए खड़ा है। तुम तब घर छोड़ते हो जब वो इजाजत नहीं देता तुमको और अधिक देर अंदर ठहरने की। तुम घर तब छोड़ते हो जब वो इजाजत नहीं देता तुमको और अधिक देर ठहरने की। कोई घर तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि घर बाहर न खदेड़ दे, जब तक पैरों तले आग न बिछ जाए, पेट में गरम लहू न उतर आए। घर छोड़ना वो बात है जिसके बारे में कोई पहले से नहीं सोचा करता। इसलिए जब कोई घर छोड़ता है तो वो अपनी सांसों तले छिपा ले जाता है राष्ट्रगीत। एयरपोर्ट के टॉयलेट में पासपोर्ट फाड़ने और पहचान के अंतिम पुर्जे चबा लेने तक, ये तय हो जाने तक कि अब कभी वापसी नहीं होगी, वो सोचता है घर के बारे में। तुमको समझना होगा, कोई अपने बच्चे को यूं ही नावों के हवाले नहीं करता, कम से कम तब तक तो नहीं ही जब तक कि पानी मैदान से ज्यादा सुरक्षित महसूस न हो। वरना कौन चाहता है ट्रक के पेट में छिपकर दिन रात खर्च करना? नहीं, तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि मीलों नापी गई दूरी के मायने महज सफर से कहीं ज्यादा न हो। कोई नहीं चाहता छतों तले रेंगना, तब तक पीटे जाना जब तक कि खुद अपना साया भी साथ न छोड़ जाए। कोई नहीं चाहता छतों तले रेंगना और तब तक पीटे जाना जब तक कि खुद अपना साया भी साथ न छोड़ जाए। जिस्म से तब तक खेले जाना जब तक कि वो निढाल न हो जाए, और सिर्फ इसलिए क्योंकि चमड़ी का रंग गहरा है। कोई नहीं चाहता बेच दिए जाने के लिए नावों पर सवार हो जाना, भूखों मरना या बॉर्डर पर जानवर की तरह बेच दिए जाना। कोई नहीं चाहता रहम खाने की चीज बन जाना, अपना नाम, अपना परिवार, सब कुछ खो देना।
और किसी रिफ्यूजी कैंप में 1 बरस या 2 बरस या 10 बरस के लिए घर बना लेना, बार बार तलाशी लिए जाना और हर जगह कैद खोज लेना। और अगर कहीं जिंदा रह गए और उस ओर से घर वापसी के नारे सुनाई दे गए, तो तुम देखोगे रिफ्यूजियों को, मैले प्रवासियों को, पनाह खोजते उन लोगों को जिन्होंने देश को सूखने की हद तक चूस डाला है। तुम देखोगे उनके फैले हुए काले हाथ, उनकी शक्लें देख तुमको आएगी अजनबी सी महक। ये क्या किया है उन्होंने अपने मुल्क के साथ? वे क्या करेंगे तुम्हारे मुल्क के साथ? सड़क पर दिखती वो मैली नजरें जो किसी फट चुके अंग से भी मुलायम है, रोजमर्रा की वो बेगैरत जो किसी 14 साल के छोकरे से भी कमसिन है, और वो आदमी जो दिखता है ठीक तुम्हारे पिता जैसा और घूरता है तुम्हारे पैरों के ठीक बीच। लेकिन इस वक्त गैरत को भूल ही जाओ, क्योंकि इस वक्त जिंदा रह पाना ही जरूरी चीज है। मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन घर अब शार्क का मुंह है। घर अब बंदूक की नली है। मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन घर अब शार्क का मुंह है, बंदूक की नली है। ऐसे ही कौन छोड़ता है घर? कोई नहीं, तब तक तो कतई नहीं, जब तक कि घर किनारे की ओर न खदेड़ दे, तुमसे ये न कह दे कि जाओ और वो सब छोड़ते जाओ जिसे तुम नहीं छोड़ सकते, फिर चाहे वो जिंदगी ही क्यों ना हो। ऐसे ही कोई नहीं छोड़ता घर, तब तक तो कतई नहीं, जब तक कि घर तुम्हारे कानों में गिरती उस मरियल आवाज में तब्दील न हो जाए जो तुमसे कहे कि जाओ, चले जाओ, भाग जाओ। साथियों, कभी सोचा है आपने कि जलते सूरज की तहों में लिपटा जून का ये महीना कैलेंडर की चंद तारीखों से परे और कहां तक फैला है। जून का ये महीना रीतिकालीन नायिका के शोकाकुल राग से 2 जून रोटी के यथार्थवाद तक फैला है। जून का ये महीना फैला है पिता के नाम लिख दिए गए एक खास दिन से लेकर शरणार्थी जीवन के सबसे मार्मिक गीत तक। रोटी के मुहावरेदार पहियों पर सवार ये महीना सुदूर पश्चिम के उस विक्टोरियन आर्टिस्ट की सबसे मुलायम रचना है, जिसका नाम है फ्लेमिंग जून। तो आइए सुनते हैं सर फ्रेडरिक लेक्टन की इस कलाकृति का किस्सा फ्लेमिंग जून।
दहकता जून जैसे सोया हो ग्रीष्म ऋतु का कोई फूल, भारत की गर्मी जैसे आग का फूल। यह किस्सा है दुनिया की एक बेहतरीन कलाकृति के बनने का, उसके अचानक खो जाने और फिर रहस्यमय ढंग से मिल जाने का, मिलने के बाद उपेक्षित बने रहने का और फिर अचानक सदर्न हेमिस्फीयर की मोनालिसा बनकर छा जाने का। यह किस्सा है फ्लेमिंग जून का। साथियों, रंगों से लिखी गई यह पेंटिंग खुद किसी कविता सरीखी है। इसमें नारंगी रंग के तमाम शेड हैं, धरती के रंग के भंवर हैं और बालों से लेकर पैरहन तक सब कुछ जून के तपते सूरज की लहरें बनकर बिखरा पड़ा है। इन लहरों और उस भंवर के बीच झीने लिबास में झपकी लेती जो स्त्री है, उसकी आंगिक मुद्राएं माइकल एंजेलो की नाइट की याद दिलाती है। स्त्री का चेहरा परम शांति में डूबा है, पर उसके गालों पर जून के सूरज का दाह रखा है। सिर के ठीक ऊपर ओलेंडर खिला है, नींद और मृत्यु का प्रतीक एक जहरीला पौधा। लेग्टन अपनी किताब एंटिक्विटी रेनेसां मॉडर्निटी में लिखते हैं कि इस कलाकृति में आराम कुर्सी पर झपकी लेती स्त्री का जो पोज है, उसे नेचुरल दिखाने के लिए उन्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने तमाम प्राइमरी स्केच बनाए। सबसे ज्यादा मुश्किल आई कोहनी और घुटने के मोड़ में स्वाभाविकता लाने में। फाइनल पेंटिंग पर काम शुरू करने से पहले उन्होंने उन प्राइमरी स्केचेस में से 4 स्केच चुने। ये स्केच पिछले दिनों खोज निकाले गए। देहांत से 1 बरस पहले लेग्टन ने अपनी यह पेंटिंग रॉयल एकेडमी की एग्जीबिशन के लिए सबमिट की थी। ऑफिशियल एग्जीबिशन से पहले उन्होंने चित्र को अपने स्टूडियो में प्रदर्शित किया। इसके बाद यह पेंटिंग लगभग 100 वर्षों तक गायब रही। फिर 1960 में एक दिन अचानक एक घर की चिमनी के पास एक संदूक में बंद मिल गई और बिकते बिकते आखिर में उस जगह पहुंच गई जहां लेग्टन इसे देखना चाहते थे। 1885 के बाद पहली बार जब ये पेंटिंग रॉयल एकेडमी लौटी तो बेशक सबकी नजरें इसी पर थीं। इस चित्र के लिए जिन मॉडल्स ने पोज दिए उनमें मैरी लिलियॉड या डोरोथी डैने का नाम खास तौर पर लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों लेग्टन की फेवरेट मॉडल हुआ करती थीं। हालांकि ज़्यादा संभावना इस बात की है कि फाइनल पेंटिंग की मॉडल मैरी लिलियॉड रही हों, क्योंकि मैरी उस दौर की सफलतम आर्टिस्ट मॉडल थीं और न्यूड से परहेज रखते हुए चित्रों के लिए केवल हाथ और चेहरे की मॉडलिंग करती थी। फ्लेमिंग जून की यह नायिका 2 जून रोटी का एक अनसुना मुहावरा है। कहते हैं 130 साल से चेहरे पर जून का दाह संभाले इस शांत झपकी में डूबी मैरी लिलियड ने अपनी आंखें एक धनी और इज्जतदार परिवार में खोली थीं, लेकिन जिंदगी की आखिरी झपकी उसने घोर मुफलिसी में ली, बेगैरत लड़की होने के तमगे के साथ। मेरे हाथों में बहती है एक नदी, जाल डाले मैं पकड़ता रहता हूँ। मेरे हाथों में बहती है एक नदी, जाल डाले मैं पकड़ता रहता हूँ। दुख यातना में डूबा हुआ संसार, उघड़ी हुई सच्चाइयाँ और
खोए हुए से चेहरे। मैं पकड़ता रहता हूँ दुख यातना में डूबा हुआ संसार, उघड़ी हुई सच्चाइयाँ और खोए हुए से चेहरे। मेरे हाथों को छूकर बिखर जाती है एक ठहरी हुई सी लय। मेरे हाथों को छूकर बिखर जाती है एक ठहरी हुई सी लय। झक सफेद कैनवास पर मैं खोया रहता हूँ अक्सर। नीले आसमान, पीली धरती, लाल आंखों और काले अंधेरों के बीच। मैं खोया रहता हूँ अक्सर। नीले आसमान, पीली धरती, लाल आंखों और काले अंधेरों के बीच। मेरे आसपास रंग बहुत है, मेरे आसपास रंग बहुत है। मुझे बस थोड़ा सा पानी चाहिए जिंदगी को जिंदगी जैसा दिखाने के लिए। बारह जून ये तारीख एगोन सिचले की जन्म तिथि है। उस एगोन की जिसे लोगों ने उसकी इरोटिक पेंटिंग्स और न्यूड के चितेरे के तौर पर याद रखा और क्रिटिक्स ने कला जगत के एक विवादास्पद चरित्र के तौर पर। लेकिन जिंदगी के लिए वह मृत्यु का चेहरा और दर्द की लकीर उकेरने वाला रंग था, जो गुस्ताव क्लिंट की शागिर्दी में एक्सप्रेशनिज्म की ऊंचाइयों और गहराइयों को छू रहा था, जो कला की मुट्ठी में क्रांति का बीज रखकर आलोचकों को जवाब दे रहा था, जो कैनवास पर रंगों से जिंदगी की शक्ल रच रहा था। लेकिन एक रोज़ अचानक एक बेजान पल उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ और उसके कैनवास पर मौत के रंग बिखर गए। आइए सुनते हैं मृत्यु का चेहरा उकेरने वाले एगोन सिचले का फसाना। स्टेशन मास्टर एडोल्फ सिचले के घर जिस रोज एगोन ने आंखें खोली, उस रोज किसी ने उसकी आंखें देखी, किसी ने मुस्कान, किसी ने बाल, और सब कयास लगाने लगे कि ये बच्चा किस पर गया और बड़ा होकर क्या बनेगा। लेकिन एगोन को बड़ा होकर जो बनना था, उसके सुराग उसके चेहरे पर नहीं, उन उंगलियों में छिपे थे जो बहुत दिनों तक एकांत का साक्षी बनी, ऐंठन और चटकन का शिकार होती रहीं। एगोन बचपन से अंतर्मुखी था। सर्वेंट्स क्वार्टर को छूकर गुजरती ट्रेन की धड़धड़ाती आवाज़, उसकी गति, उसकी आवाजाही के जादू में बंधा एगोन घंटों तक एक ही जगह बैठा रहता। उसका व्यवहार सबको अजीब लगता। खुद माता पिता को भी शक था कि एगोन अपनी ही बहन के प्रति अजीब किस्म के प्रेम में घिरा है, लेकिन उनका शक फिजूल था। एगोन को जिस चीज़ ने घेर रखा था वो थी उसकी दृष्टि, और जिस चीज़ से उसे सबसे ज़्यादा लगाव था वो थी उसकी पेंसिल, क्योंकि यही वो ज़रिया थी जिसके सहारे वो दुनिया के तमाम शोरगुल से दूर रह सकता था, दुनिया के तमाम शोरगुल को कागज़ पर उकेर सकता था। एगोन 15 साल का था जब पिता चल बसे और वो मामा की कस्टडी में आ गया। रंगों और लकीरों में उलझे रहने वाले इस बच्चे पर मामा को बड़ा गुस्सा आता था, पर गुस्से के पार कहीं प्यार भी था। इसलिए शुरुआती डांट फटकार के बाद आखिर उन्होंने एगोन को चित्रकारी सिखाने के लिए एक ट्यूटर रख दिया। ये एक निर्णायक मोड़ था जिसने ऑफिशियली एगोन का रिश्ता रंगों की दुनिया से जोड़ दिया, और वो मानव जीवन के साथ साथ उसकी कुंठाओं को भी कैनवस पर उकेरने लगा। बरस यानी 16 साल की उम्र में एगोन फाइन आर्ट्स स्कूल में दाखिल हुआ,
लेकिन 3 साल पूरे होते न होते एगोन को समझ में आ गया कि रूढ़िवादी शैली का शिक्षण न उसे दिशा दे सकता है न संतुष्टि। लिहाजा बिना ग्रेजुएशन की डिग्री लिए कलाकार ने एकेडमी को अलविदा कह दिया और अपने बहुत से दूसरे साथियों के साथ न्यू आर्ट्स ग्रुप की नींव रखी। 1908 में सिचले की पहली कला प्रदर्शनी लगी और मोरालिटी बनाम क्रिएटिविटी की बहस छिड़ गई। आलोचकों के मुताबिक एगोन का कैनवास लकीर को लांघने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कला प्रेमियों के लिए उसका कैनवास इंसानी दर्द का एक ऐसा अमिट संगीत था जहां ऐंठे हुए बदन वाली निर्वस्त्र छवियां अपना जादू बिखेर रही थीं। इसलिए तमाम आलोचनाएं भी कलात्मक चेतना को जबरदस्त लोकप्रिय होने से रोक न सकें। उन्नीस 1911 में 21 साल के एगोन की मुलाकात 17 बरस की आर्ट मॉडल वैलेरिये वेली-नेउज़िल से हुई। दोनों वियना के एक छोटे से कस्बे में रहने लगे, जहां वे लोकल लड़कियों का बतौर मॉडल इस्तेमाल करते थे। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये दिक्कत शुदा बात थी। ये बात तब और भी गंभीर हो गई जब 1912 में एक कम उम्र लड़की के शोषण के अपराध में पुलिस ने एगोन को जेल भेज दिया और अश्लील मानते हुए उसके आर्ट वर्क्स जब्त कर लिए। हालांकि अदालत में पहुंचने पर एगोन पर लगा शोषण का आरोप खत्म हो गया, लेकिन उसे बच्चों के सामने एरोटिक ड्राइंग्स की एग्जीबिशन लगाने का आरोपी माना गया, जिसके लिए उसके सारे चित्र जला देने और अगले 3 दिन जेल में रखने की सजा सुनाई गई। कौन जाने उस रोज न्याय का कांटा डगमगाया या नहीं, लेकिन ये सजा न कला को रोक सकी न कलाकार को, क्योंकि इन 3 दिनों के दौरान उसने 12 पेंटिंग्स बनाई, सलाखों में कैद जिंदगी की पेंटिंग्स। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सिचले के रंगों और रेखाओं ने महत्वपूर्ण मोड़ लेना शुरू किया। उसके रंगों का शोर वियना में गूंज उठा। स्मॉल ट्री इन लेट ऑटम इस दौर की सबसे चर्चित पेंटिंग है, जिसमें मनुष्य होने की नियति का सबसे मार्मिक रंग मौजूद है। साथ ही चित्रकार की काव्यात्मक संवेदना की सद्यतम रेखाएं भी। इन्हीं दिनों रंगों से खेलने वाले इस चित्रकार ने कुछ प्रतीकात्मक कविताएं भी लिखी। आई एटर्नल चाइल्ड नामक एक कविता खास तौर से चर्चित रही, जिसमें उसने अपनी अकाल मृत्यु की संभावना व्यक्त की थी। आलोचक हैरान थे, प्रशंसक मुदित, मगर जिंदगी एगोन को कहीं और बहाकर ले जा रही थी। वैलेरिये से दूर एडिथ हार्म्स की ओर। ये साल 1915 की बात है, जब वैलेरिये के साथ लंबे प्रेम संबंध को किनारे रखते हुए एगोन ने हार्म्स के साथ शादी रचा ली। एगोन का तर्क था कि उसने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वैलेरिये की तुलना में हार्म्स के साथ रिश्ता ज्यादा सही था, ज्यादा समाज स्वीकृत। यकीनन इस फैसले से एक कलाकार अपनी प्रेरणा से दूर हो गया, मगर उसका कैनवास नहीं। वैलेरिये की पुरानी पेंटिंग्स के आधार पर उसने डेथ एंड द मेडन को पेंट किया, प्रेम में घुले मृत्यु के क्षण को, मृत्यु में शामिल प्रेम के पल को। और फिर शादी के 3 दिन बाद एगोन के पास प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का फरमान आ गया, लेकिन कमज़ोर दिल के चलते उसे वॉर कैंप में क्लर्क का काम मिला, जहां वो रंगों से दोस्ती कायम रख सकता था। 1917 में दर्जनों नई पेंटिंग्स और प्रशस्तियों के साथ एगोन ने एक नई ऊर्जा के साथ वापस वियना में कदम रखे
और साल गुजरने तक वियना समेत तमाम दूसरे शहरों में सफल कला प्रदर्शनियां की। और फिर आया 1918 का वो सर्द दिन। स्पेनिश फ्लू ने पूरे ऑस्ट्रिया को अपने पंजे में जकड़ लिया था। स्थानीय अखबार के मुताबिक एक सप्ताह के भीतर 2200 लोग काल का ग्रास बन गए थे। 28 अक्टूबर के रोज एगोन की गर्भवती पत्नी भी इसका शिकार हो गई। एगोन को अपने चारों ओर सवालों का विराट शून्य पसरता नजर आ रहा था। वो हार्म्स कहाँ थी जो उसे परिवार का सुख देने वाली थी? वो परिवार कहाँ था जिसका सपना समाज ने उसे दिखाया था? वो समाज कहाँ था जिसकी स्वीकृति पाने के लिए उसने वलेरिया को अलविदा कहा था? अगले 72 घंटे तक रंग और रेखाओं में डूबा एगोन इन सवालों के जवाब खोजता रहा और आखिर इन्हीं रंग और रेखाओं में डूबा संसार से चला गया, एक अधूरे पिता की तरह जिसके भीतर एक पूरा घर धड़क रहा था। एगोन अपने कैनवस पर उस सपने की खिड़की को खुला छोड़ गया जहां उसने उस घर, उस रिश्ते, उस जीवन को उकेरा जो जन्म लेने से पहले ही मृत्यु की गोद में जा गिरा। यात्रा को जीवन की तरह देखना आनंददायक होता है, लेकिन क्या जीवन को यात्रा के रूप में जी लेना भी उतना ही सुखद हो सकता है? आइए सुनते हैं जीवन के पड़ावों पर ठहरती, उसे पीछे मुड़कर पुकारती और आगे चलने को विवश करती एक प्रतीकात्मक कहानी। बहुत दिनों पहले एक यात्री एक जादुई यात्रा पर निकला। शुरू में उसे लग रहा था कि उफ, कितनी लंबी यात्रा है। लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते उसे एक छोटा बच्चा मिल गया। यात्री ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या करते हो बच्चे? बच्चे ने जवाब दिया, मैं खेलता हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ खेलो। और यात्री पूरे दिन बच्चे के साथ खेलता रहा। उन्होंने साथ में तितलियों की उड़ान देखी और पंछियों के गाने सुने। वे दोनों बहुत खुश थे। आकाश की नीली आभा, पानी की चमक, पत्तियों का हरापन और फूलों का रूप, उनके पास दुनिया भर के खिलौनों का खजाना था। हैरत अंगेज तस्वीरें थीं और वे किताबें जिनमें जूतियों से लेकर पगड़ी तक और पगड़ी से लेकर तलवारों तक की बातें थीं। उनमें जिन्न थे, परियां थीं, राक्षस थे, अमीर थे, गरीब थे, रास्ते थे, काफिले थे, खेत थे, पहाड़ थे, नीली दाढ़ियां थीं और फलियों वाली टहनियां भी। यानी हर नई पुरानी अच्छी सच्ची बात उनके पास थी। लेकिन एक दिन अचानक यात्री ने बच्चे को खो दिया।
यात्री ने उसे बार बार पुकारा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। लिहाजा वो थककर फिर से सड़क के किनारे निकल पड़ा और बिना कुछ देखे चलता रहा। अंत में उसे एक सजीला किशोर मिला। जब यात्री ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम यहाँ क्या करते हो? तो किशोर ने जवाब दिया, मैं पढ़ता हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ पढ़ो। फिर क्या था, यात्री उस किशोर के साथ पढ़ने लगा। जुपिटर और जूनो के बारे में, ग्रीक और रोम के बारे में, और पता नहीं किस किस के बारे में। देखते देखते वो एक दूसरे के घनिष्ठ बन गए, घनिष्ठतम। फिर भी एक दिन यात्री ने उस किशोर को वैसे ही खो दिया जैसे कि उस बच्चे को खोया था। उसे पुकारने की तमाम असफल कोशिशों के बाद आखिरकार वो फिर से चल पड़ा। कुछ देर बाद उसे एक नौजवान दिखाई दिया। यात्री ने उससे भी वही सवाल पूछा, तुम यहाँ क्या करते हो? नौजवान ने कहा, मैं प्रेम करता हूँ, आओ मेरे साथ और प्रेम करो। फिर क्या था, यात्री उस युवक के साथ साथ चल दिया और वहां पहुंच गया जहां एक बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी आंखें फेनी की तरह मीठी थी, उसके बाल फेनी की तरह घुंघराले थे, उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे, उसकी हंसी, उसका रंग, सब कुछ फेनी की तरह ही तो था। यात्री उनका साथ पाकर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन उसने उन्हें भी खो दिया। वो पुकारता रहा, लेकिन बीते हुए वे सुंदर दिन फिर नहीं लौटे। यात्री वापस अपनी यात्रा पर चल पड़ा। कुछ देर बिना कुछ देखे वो चलता रहा। आखिर उसे एक अधेड़ आदमी दिखाई दिया। यात्री ने उससे पूछा, अब यहाँ क्या करते हैं? आदमी बोला, मैं काम में व्यस्त रहता हूँ, आओ तुम भी मेरे साथ काम करो, व्यस्त रहो। फिर क्या था, यात्री ने उस अधेड़ व्यक्ति, उसकी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल की यात्रा शुरू कर दी। ये जंगल ठीक वैसा ही था जैसा कि वसंत में अक्सर जंगल हो जाया करते हैं। लेकिन चलते चलते जंगल गहरा और घना होता गया, जैसे कि गर्मियों में जंगल हो जाते हैं। वे लोग पेड़ों को काटते, डालियों और झड़ चुकी पत्तियों के बीच से रास्ता बनाते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ते रहे। बढ़ते बढ़ते कई बार ऐसा हुआ कि अचानक उनके सामने एक दूसरा रास्ता आ खड़ा हुआ, और उस वक्त ढेर सारे आंसुओं के साथ अधेड़ आदमी के बच्चे एक एक करके उन रास्तों पर बढ़ते गए। जब कभी विदा के ऐसे क्षण सामने आए, यात्री ने पलटकर अधेड़ को निहारा और हर बार उसे किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर आसमान पर टकटकी बांधे देखा, वहां जहां दिन झरने की शुरुआत हो रही थी। उनके पैर थक रहे थे, बाल बदरंग होते जा रहे थे, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें अपनी यात्रा पूरी करनी थी और उनके लिए हमेशा व्यस्त रहना जरूरी था। एक एक करके वो इतने बिछोहों से गुजरे कि उनके साथ कोई बच्चा न रहा। यात्री अधेड़ व्यक्ति और उसकी पत्नी के साथ चलता रहा। जंगल पीला पड़ने लगा, फिर तांबई
और फिर कत्थई। पत्तियां झड़ने लगी, यहाँ तक कि जंगल के पेड़ भी गिरने लगे। और तब वे एक रास्ते पर पहुंचे जो अब तक के तमाम रास्तों से ज्यादा गहरा था। अचानक अधेड़ आदमी की पत्नी रुक गई। उसने कहा, देखो, वो मुझे पुकार रहा है। उन्हें गहरी ढलान से आती हुई आवाज सुनाई दी, माँ, माँ। ये आवाज उस बच्चे की थी जिसने कहा था, मैं स्वर्ग जाऊंगा। और पिता ने उससे मिन्नत की थी, अभी नहीं, अभी सांझ करीब है मेरे बच्चे, अभी नहीं। लेकिन बच्चे की पुकार गूंजती रही। और तब अधेड़ आदमी की पत्नी ने अपने पति को गले लगाया और चली गई। अब केवल वे दो ही बचे थे, एक यात्री और दूसरा अधेड़ आदमी। तो वे दोनों ही चल पड़े और तब तक चलते रहे जब तक कि जंगल के अंतिम छोर के करीब न पहुंच गए। इतने करीब जहां वो सांझ की उस लालिमा को देख सकते थे जो पेड़ों के बीच से उन्होंने कभी नहीं देखी थी। लेकिन अचानक एक बार फिर यात्री ने अपने हमराही को खो दिया। वो बार बार अधेड़ आदमी को पुकारता रहा, पर कोई उत्तर नहीं मिला। जंगल से बाहर निकलकर उसने देखा कि सूरज चुपचाप क्षितिज के विस्तार में उतर रहा है। वहीं एक ठूंठ के नीचे उसे एक बूढ़ा आदमी दिखा। जब यात्री ने उससे पूछा, क्या आप यहाँ क्या करते हो? तो बूढ़े ने शांत भाव से कहा, मैं अतीत को याद करता हूँ, आओ मेरे साथ तुम भी याद करो। फिर क्या था, यात्री उस बूढ़े आदमी के करीब बैठ गया, ढलते सूरज के ठीक सामने। और धीरे धीरे अतीत ने उसे घेर लिया। हर कोई तो था वहां। वो प्यारा सा बच्चा, वो सजीला किशोर, वो प्रेम में डूबा युवक, वो माता पिता और वो बच्चे। उसे लगा न तो उससे कुछ छूटा था और न कुछ उसने खोया था, क्योंकि वो उनसे प्रेम करता था। और हम जिनसे प्रेम करते हैं वे हमसे कभी दूर नहीं होते। कहते हैं कि दुनिया के रंगमंच पर जब हमारी भूमिका समाप्ति की ओर होती है, तब कालचक्र हमें पुनः उसी बिंदु पर ले जाकर छोड़ देता है जहां से हमारी भूमिका आरंभ हुई थी। यही वजह है कि जैसे माता पिता अपने बच्चे का कहा पहला शब्द नहीं भूलते, वैसे ही बच्चे अपने माता पिता के कहे अंतिम शब्दों को ताउम्र याद रखते हैं, क्योंकि किसी के अंतिम शब्द मात्र शब्द नहीं होते, इनमें पूरा जीवन छिपा होता है। साथ ही छिपी होती है एक ईमानदार स्वीकारोक्ति।
बात पुरानी, एक कहानी, एक सबक। अल्लामा इकबाल हुजूर ने फरमाया है, आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर, आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरनी से होता है शजर। आह बदकिस्मत रहे आवाज़े हक से बेखबर, गाफिल अपने फल की शीरनी से होता है शजर। एक रात चुआंग जू किसी गहरी गुत्थी को खोलने में उलझे हुए थे। अचानक उन्होंने गौर किया कि ज्यादातर शागिर्द ऊँघ रहे हैं। वे मन ही मन हंसे और एक कहानी शुरू की। किसी यात्रा के दौरान पैसों की तंगी की वजह से एक आदमी ने अपना गधा हमराही को बेच दिया, लेकिन अपनी आदत के मुताबिक गधे की ओट में सोना नहीं छोड़ा। गधे के नए मालिक को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीखा, तुम मेरे गधे की ओट में क्यों सो रहे हो? पुराने मालिक ने बड़े शांत लहजे में उत्तर दिया, भाई मेरे, मैंने गधा बेचा है, उसकी छाया नहीं। कहते कहते चुआंग जू रुक गए। इतना सुनना था कि एक एक करके न केवल उनके सारे शिष्य जाग चुके थे, बल्कि आगे क्या हुआ ये जानने की उत्सुकता से प्रतीक्षा भी कर रहे थे। चुआंग जू बोले, माने तुम्हें मेरी बातों से ज्यादा गधे में दिलचस्पी है, और करवट बदल कर सो गए। इस कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि जिंदगी जब गहरी गुत्थियां खोल रही होती है, तब अक्सर हम ऊँघने लग जाते हैं, लेकिन जब वही जिंदगी गहराइयां छोड़ सरल हो जाती है, तो हम उसे सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि कौन जाने उसकी बातों में हमें अपनी किस समस्या, किस शिकायत या किस बाधा का हल मिल जाए। चुआंग जू जो दरअसल और कोई नहीं, खुद जिंदगी है। उनके पास हमारी नींद को तोड़ने के लिए एक नहीं तमाम रास्ते हैं, लेकिन जागना तो अंततः हमको ही पड़ेगा। साथियों, जिंदगी चंद घंटों का कोई सफर नहीं कि इधर बैठे और उधर उतर गए। जिंदगी एक लंबी कहानी है, जिसके हर आने वाले दिन में एक नया अध्याय, एक नया सबक छिपा होता है। ये हमारे वक्त की खुशकिस्मती है कि ये जानते हुए भी कि जिस दिन ये किताब मुकम्मल होगी, सांसें छूट जाएंगी और आखिरी पन्ना दोबारा कभी नजरों के सामने से नहीं गुजरेगा। हमारे वक्त का आदमी रुकने का फैसला नहीं करता, सड़क से संसद तक वो प्रयोग करता है। वो किसी से कैफियत नहीं मांगता, फैसले सुनाता है और खुद अपने सवालों का जवाब तलाशता है, क्योंकि उसकी आशाएं, उसके विश्वास, उसके सपने, उसका मन रोज एक नई दुनिया का रास्ता खोलते हैं, जिन्हें थामकर वो काल के कपाल पर जय घोष करता हुआ चलता रहता है और लिखता रहता है एक गीत कल के लिए। कुछ नए प्रयोगों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, और ये अंक कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा।